चाची चलो वरना देर हो जाएगी। कहाँ जाना है? अरे चाची आपको पता नहीं, गांव में हर दिन नई चोरी की वारदात सामने आती है, जिसके कारण आज गांव में पंचायत बैठी है। सरपंच ने सबको बुलाया है, आपका चलना बहुत जरूरी है। सरला काकी की बात सुन बुढ़िया पंचायत में जाती है। पंचायत में सभी लोग विचार विमर्श कर रहे होते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाता है। तभी सरला कहती है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा, आप कुछ मदद कीजिए। चाची आपकी उम्र 104 साल हो गई है, आपको हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है, इस समस्या का समाधान आपको ही निकालना पड़ेगा। जब इस समस्या का समाधान मैं नहीं निकाल पाया तो ये बुढ़िया क्या निकालेगी? बूढ़े लोग और बच्चों का दिमाग एक जैसा ही होता है। मुझे कम मत समझ, मैं बुढ़िया हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अभी भी एकदम जवान है। मैं इस समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से निकाल सकती हूँ। बोलने और करने में फर्क होता है बुढ़िया। ये कोई घर में बर्तन धोने का काम नहीं है। चोर को पकड़ना है, चोर को। तेरे बस की बात नहीं है। तू शर्त लगा ले, मैं इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाल सकती हूँ। बुढ़िया का आत्मविश्वास देख सरपंच थोड़ा सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ये बुढ़िया क्या ही समाधान निकाल पाएगी? इससे तो कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। पहले मैं इसे मौका दे देता हूँ, फिर जब ये समाधान नहीं निकालेगी फिर मैं इस समस्या का समाधान निकालकर सबकी नजरों में महान बन जाऊंगा और सब लोग चुनाव में मुझे ही वापस खड़ा करना चाहेंगे। सरपंच ये सोचकर बुढ़िया को एक मौका देता है। बुढ़िया, अगर तुमने इस समस्या का समाधान निकाल दिया तो मैं तुम्हें 1 बीघा जमीन मुफ्त में दे दूंगा। ठीक है सरपंच, मुझे 1 बीघा जमीन मुफ्त में देने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं अगले 1 हफ्ते में इस समस्या का समाधान निकाल दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने सारे गहने उतारकर सादगी में रहने का तय करती है। जब बुढ़िया पानी भरने जाती है तब सरला बुढ़िया को देखकर कहती है, क्या हुआ चाची, आपने ऐसे बेरंग कपड़े क्यों पहने हैं? पहले तो आप रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, तो अब अचानक से क्या हुआ? बहुरिया, मैं कल सफाई कर रही थी, मुझे पता चला कि मेरे खेत में मेरे पूर्वजों ने एक मटके में सोने के सिक्के छुपा कर रखे हैं। चाची ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको और भी अच्छी तरीके से सज धज के रहना चाहिए और नए नए कपड़े पहनना चाहिए। मैंने अगर अभी नए कपड़े और गहने पहने तो उन चोरों को पता लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपने खेत में सोने के सिक्के से भरे मटके निकाल लूंगी। और हाँ, तुम इस बात को किसी को मत बताना। ठीक है चाची, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। सरला ये बात अपने पति और पड़ोसन को बताती है और फिर सिर्फ 2 दिनों में ही ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। पंचायत वाले दिन सुबह सरला बुढ़िया के घर जाती है। चाची, लगता है आपके खेत में चोरी हो गई है। आपके पूरे खेत को देखकर लगता है कि कल ही रात किसी ने खेत में खुदाई की है। क्या मेरे खेत में चोरी हो गई? किसने की मेरे खेत में चोरी? आज पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, आज तो वैसे भी पंचायत बैठी है, चलो वहीं चलते हैं। सरला और बुढ़िया दोनों ही पंचायत पहुंचती हैं। सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। सरला सारी बातें सरपंच को बताती है। तुमने इसे कहा था चोर को पकड़ने, इसके खेत में तो खुद ही चोरी हो गई है। ये क्या चोर को पकड़ेगी? ऐसा मत बोल, मैंने चोर को पकड़ने का बंदोबस्त कर लिया है। जल्द ही वो चोर हम सबके सामने आ जाएगा। ऐसी बात है तो बता चोर कौन है और कहाँ है? तेरे खेत में तो खुद ही चोरी हो गई, तू कैसे चोर को पकड़ेगी? मैंने मेरे फावड़े में जगह जगह की कील लगा कर रखी थी। जिसने भी रात में अंधेरे में मेरे खेत में खुदाई की होगी उसके हाथ में चोट लगी होगी। आज हम सबका हाथ देखेंगे और जिसके हाथ में चोट लगी होगी वही है इस गांव का असली चोर। बुढ़िया के कहने के अनुसार सबको अपना हाथ दिखाना पड़ता है। तभी सभी को पता चलता है कि सरपंच के हाथ में जगह जगह कील धंसने के निशान और गहरी चोट आई होती है। सभी ये चोट देख बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी को ये साफ पता चल रहा होता है कि सरपंच ने ही बुढ़िया के खेत में चोरी की है। क्यों भाई सरपंच, तूने की है चोरी और यहाँ हम सबके साथ चोर को ढूंढने का झूठा नाटक कर रहा है? तू इस गांव का सरपंच है,
तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जिस गांव का सरपंच है उसी गांव में चोरी कर रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं ये सब आप सभी की नज़रों में महान बनने के लिए कर रहा था। मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को लौटा देने वाला था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास है। सरपंच, तूने हम सबको उल्लू बनाया है। हम सब तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। अगर चाची कहेंगी तो भी हम तुझे माफ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सब स्वीकार नहीं करते। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और गांव वालों, तुम भी इसे माफ कर दो। वैसे आपने अपने खेत को इतनी बुरी तरीके से खुदवा दिया, हर जगह मिट्टी ही फैल गई। आप कुछ और भी तो सोच सकती थी ना। मुझे तो अपने खेत में आलू बोने थे, इसलिए तो मैंने अपना खेत खुदवाया। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें तो मेरा फायदा है। आपकी चालाकी को तो मानना ही पड़ेगा। आपने एक तीर से दो दो निशाने लगाए हैं। एक चोर को भी पकड़ लिया और अपने खेत को खुदवा भी लिया, जिससे आप आसानी से आलू बो सके। आप तो सचमुच में चालाक बुढ़िया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता और उसकी पत्नी राधा वो एक नंबर की लालची थी। वो अपने पति की ईमानदारी से परेशान थी। आप मेरी सुनते क्यों नहीं है? मैं आपको कितनी बार कह रही हूँ जो खेत में ज्यादा खाद मसाला डालने के लिए, जिससे ज्यादा फसल आएगी तो हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? आपको तो अपने ईमानदारी से जीना है। अरे भाग्यवान, तुम सवेरे सवेरे इतना उबल क्यों रही हो? अरे खेत में ज्यादा खाद मसाला डालने से फसल तो बहुत अच्छे होंगे और उस फसल में ताकत नहीं होगी। जो लोग ये अनाज खाएंगे वो बार बार बीमार पड़ेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? उससे हमें क्या? हमें तो पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। इस गरीबी से वही 2 वक्त की रोटी और फटे पुराने कपड़े, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। देखो भाग्यवान, ऐसे नहीं कहते। किसी को तो ये नसीब भी नहीं होता है। नहीं, तुम्हारे घर में ही सिर्फ खाना बनता है। अरे जाकर देखो आस पड़ोस में, सभी के यहाँ 56 प्रकार का खाना बनता है। सिर्फ हमारे घर में ही दाल रोटी दाल चावल बनता है, और कभी कभी तो बिना सब्जी के भी रोटी बनता है। बस भी करो राधा, अब तुम्हारा हो गया हो तो मुझे कुछ खाने को दे दो। खेत पर जाना है, आज पूरे खेत में हल चलाना है, तभी तो कल बीज डालूंगा। अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ, लेकिन सिर्फ दाल रोटी है। घर में कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए नहीं बनाई है। अच्छा कोई बात नहीं, दाल रोटी ही है, पर पूरी मेहनत और ईमानदारी का है। 25 भोग से कम थोड़ी ना है। आपके लिए 56 भोग होगा, मेरे लिए नहीं। खा लीजिए और जाइए अपना मेहनत और ईमानदारी का काम करने। फिर खाना खाकर रामू अपने खेत की तरफ एक हल लेकर चला जाता है। रामू अपने छोटे से खेत से जो भी उपजाता वही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या, मेरा हल चल क्यों नहीं रहा है? लगता है जमीन के नीचे किसी पत्थर में फंस गया है। कैसे भी करके ये पत्थर को जमीन से निकालना होगा, नहीं तो इतनी दूरी पर फसल अच्छी नहीं आएगी। इतना कहकर रामू जमीन पर बैठ जाता है और हाथ से मिट्टी हटाने लगता है। फिर कुछ घंटे की मेहनत करने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा घड़ा है। जब रामू ने घड़े को खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने मन ही मन कहा, ये धन मेरा नहीं है, ये किसी और का हो सकता है। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। लेकिन राधा तो मुझसे हर वक्त गुस्से में रहती है। अगर उसे ये पता चला कि खेत में खजाना निकला है तो वो पागल ही हो जाएगी और ये खजाना किसी और को छूने भी नहीं देगी। इसीलिए मैं इसे घर नहीं ले जाऊंगा और मुखिया को जाकर दे आता हूँ। हाँ, यही सही होगा। फिर रामू घड़े को उठाकर एक कपड़े से ढककर गांव के मुखिया के पास ले गया। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते। बोलो रामू, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मुखिया जी, सब कुछ ठीक है। इस कपड़े के नीचे क्या है? मुखिया जी, ये लीजिए घड़ा, इसमें सोने के सिक्के से भरा हुआ है। इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो?
मुखिया जी, मैं अपनी जमीन में हल चला रहा था तो और मेरा हल इसी घड़े में फंस गया और मैं पत्थर समझकर उस जगह की मिट्टी हटाने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद ये घड़ा मिला है। फिर तो ये सारा धन तुम्हारा हुआ, तो तुम मुझे देने क्यों आए हो? ये धन मेरा नहीं है मुखिया जी, क्योंकि मैं इसे नहीं कमाया हूँ। ये मुझे जमीन से मिला है, तो ये धन इन गांव वालों का है। रामू की बात सुनकर मुखिया ने रामू की ईमानदारी देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रामू, तुमने जो किया वो आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं। ये धन तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इसे अपने पास रखो और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे पास भी रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं है। तुम्हारी पत्नी को देखता हूँ, आए दिन तुमसे झगड़ती रहती है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मेहनत के बल पर जीवन जी सकता हूँ। आप इसे गांव के भले के लिए उपयोग करो। और मेरी पत्नी का क्या है? उसका तो काम है कहना और मेरा सुनना। वैसे तो दिल की बहुत अच्छी है, बस जबान मिर्ची जैसी है। अरे मान गए भाई, तुम्हारे जैसा ईमानदार तो पूरे गांव में कोई नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और रहता तो वो ये खजाने को अपने पास ही रखता और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगने देता। दूसरों को छोड़ो, अगर मैं भी रहा होता ना तो ये खजाना किसी को देखने तक नहीं देता। लेकिन तुम्हारे ईमानदारी को सलाम है भाई, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मुखिया ने रामू की बात मान ली और सोने के सिक्कों का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। जब मुखिया उसी पैसों से गांव में स्कूल बना रहा था, तो वहां के लोग कहते हैं, मुखिया जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो आप गांव में स्कूल बनवा रहे हो? हाँ मुखिया जी, सरकार ने तो अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। फिर ये आप सब कहाँ से कर रहे हो? अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो रामू का है। उस भिखारी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसके घर तो एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं हो पाता है। अरे भाई, ऐसे मत बोलो। अरे वो एक वक्त का खाना भी खाता है ना, पर उसके जैसा ईमानदार आदमी हमारे पूरे गांव में नहीं होगा। वैसे मुखिया जी, रामू आपको इतने सारे पैसे कहाँ से दे सकता है? अरे भाई, उसके खेत में एक घड़ा मिला था जिसमें सोने के सिक्के से भरा हुआ था। रामू ने वो घड़ा अपने पास न रखकर मेरे पास लेकर आ गया और बोला गांव के भलाई में इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए मैं रामू के दिए हुए सोने के सिक्कों से ये स्कूल बनवा रहा हूँ और घर घर पानी का नल भी लगवाऊंगा। क्या सच में रामू ने ऐसा किया? रामू जैसा कोई नहीं। हमारे गांव में हमें रामू के पास चलना चाहिए और उसे इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। फिर दोनों आदमी रामू के घर चले जाते हैं और रामू को आवाज देते हैं। रामू भाई घर पे है क्या? तभी रामू दातुन करते हुए घर से बाहर आता है। क्या हुआ भाई, तुम दोनों इतने सवेरे सवेरे मेरे घर पर? कोई काम था क्या? कोई काम नहीं था, बस तुम्हारा नेकी देखकर सोचा तुम्हें एक बार धन्यवाद कह दूं। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम दोनों को धन्यवाद करने मेरे घर आना पड़ा? वो क्या है ना, मुखिया जी बोल रहे थे जो आपके खेतों में खजाना निकला था वो आप गांव के भलाई के लिए मुखिया जी को दे दिए। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सारा खजाना तो गांव वालों का ही था, इसीलिए मैंने उन्हीं के काम में इस्तेमाल करने को लिए दे दिया। आप तो इतना अच्छा सोच लेते हैं, हम लोग तो कभी सोच ही नहीं पाते। अच्छा, ठीक है रामू भाई, अब हम दोनों चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और ये सारी बातें राधा सुन लेती है और गुस्से से कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे खेत में खजाना मिला था। हाँ भाग्यवान, खजाना तो मिला था। खजाने में क्या क्या था और अब वो खजाना कहाँ है? मैं वो सारा खजाना मुखिया जी को दे दिया और बोला उसी का गांव के भलाई में इस्तेमाल कीजिए। इतना सारा खजाना अपने मुखिया जी को दे दिए। आज मैं गांव में सबसे अमीर बन जाती। गांव वाले हमें क्या देते? हम गांव वालों को वो खजाना क्यों दे? आप अभी जाइए और वो सारा खजाना लेकर आइए। राधा, पहले तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे पास किसी और चीज की कमी नहीं है। खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है और शरीर पर आवश्यकता अनुसार कपड़े हैं। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? गांव में ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है और न शरीर पर कपड़े हैं। उनकी भलाई में वो खजाना मुखिया जी को लगाने के लिए दिया था। मैं वो वापस नहीं ला सकता। तुम मुझे समझो।
वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त गांव की एक गरीब औरत आकर रामू से कहती है, रामू आप ही का नाम है? हाँ, मेरा नाम है, बोलिए। आपकी मेहरबानी से अब हमारे बच्चे भी पढ़ सकेंगे। मैंने मुखिया जी से पूछा कि स्कूल कौन बना रहा है। उन्होंने आपका नाम बताया। आपका भगवान भला करे। मेरे बच्चे कब से पढ़ना चाहते थे, पर प्राइवेट स्कूलों की फीस तो हजारों में है और मुझ जैसे गरीब कहाँ दे पाते। अब आपकी मेहरबानी से हमारे बच्चे भी पढ़ सकेंगे। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। वो खजाना तो आप ही लोगों का था। भगवान आप जैसा ईमानदार हर किसी को बनाए और आप जैसा नेक दिल भी। बहन जी, आपके पति इंसान नहीं भगवान है, जिन्होंने हम जैसे गरीबों का भला किया है। भगवान आपके पति को लंबी उम्र दे। इतना कहकर औरत वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर राधा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आज मुझे पता चल रहा है कि हमसे भी गरीब हैं। उन लोगों के लिए आप भगवान बन गए। मैं आपसे फिर कभी पैसे के मामले में लड़ाई नहीं करूंगी। मैं भी आप ही की तरह मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो, मैं जानता था, इसीलिए वो खजाना मुखिया जी को दे आया। फिर उस दिन से दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। स्कूल और पानी की सुविधा पूरे गांव में बनाई गई, जिससे पूरे गांव के लोग बहुत खुश थे और रामू की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैली और वो सभी के लिए प्रेरणा बन गया। शिक्षा, ईमानदारी से न केवल हमारा सम्मान बढ़ता है, बल्कि समाज का भी भला होता है।